हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। तो जैसा कि मुझे पता है आप यहां पे देख के आए हैं थंबनेल, जिसमें मैंने लिखा है कि हम यहां पे एनडीए सीडीएस एफकेट के लिए इंडियन पॉलिटी की क्लास करेंगे। अब हमारे क्लास करने का तरीका अलग है, जिसमें हम पहले टॉपिक कवर करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इसी के साथ में। पहले टॉपिक जैसे ही कवर होगा उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो भाई अगर ऑफिसर बनने का सपना देखा है तो उसके लिए थोड़ा सा त्याग और दूसरे बंदे पे विश्वास, जो आपको यहाँ पे कुछ कराने जा रहे हैं। तो ये हमारी क्लास 7th है। मेरा मानना ये है कि अगर आप क्लास 1st से देखना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और सिर्फ प्रिपरेशन ना करके आपको एग्जाम क्रैक करना है तो भाई आपको जो प्रथम कदम है वो तो उठाना पड़ेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और ये जो प्रथम कदम है ये उठाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने कदम उठा लिया तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि अब मुझे पीछे की तरफ नहीं लौटना है और इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो इसी चीज़ की तैयारी करते हुए हम 7th क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारा जो कदम है ये हमारे घर से लेके एकेडमी तक का सफ़र रहेगा, जहाँ पे हम एज एन ऑफिसर बनने का जो सपना है वो पूरा कर लेंगे। तो अब तक मैंने 6 क्लासेस करा दी हैं, अब 7th क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, आपका अपना चैनल है मेरे भाइयों। तो चलिए स्टार्ट करें। अब तक हमने कर लिया था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहले के एक्ट में क्या था वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने आपको कराने की कोशिश करी है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, या आप व्हाट्सएप पे भी जाके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। अगर देखेंगे टेलीग्राम एग्जाम टॉक्स, व्हाट्सएप एग्जाम टॉक्स, इंस्टा पे आप मुझसे अपने डाउट या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, विकास तंवर 04। चलिए स्टार्ट करें। अब सबसे पहली बात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लिखी गई थी, इस एक्ट का एक और नाम है। इस एक्ट को हम कहते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, अगर पूछ ले कि और किस नाम से इसे जाना जाता है, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इसी को जाना जाता है। अब ये बात तो इसमें हमें पता चल गई कि इसका एक और नाम है, जैसे हमें घर पे दौड़ू काड़ू ऐसे कुछ बुला देते हैं, ऐसे ही इसका नाम एक और था, गुड गवर्नमेंट। यानी ये कानून पास ही क्यों हुआ? ये कानून आपका इसलिए पास किया गया था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पता था कि इंडिया के अंदर 1857 में हो चुकी है क्रांति, अब ऐसी क्रांति आगे ना हो, तो उसके लिए हमें इंडियंस को क्या देना पड़ेगा? रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। अब लोगों को अगर आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो भाई लोगों के हाथ में पावर देनी पड़ेगी। तो इसमें महारानी ने कहा कि ये जो हम कानून पास कर रहे हैं ना, ये और कानूनों से अलग है। ये जो कानून पास किया जा रहा है ये आपकी भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे जो सरकार बनेगी या यहाँ पे जो शासन व्यवस्था बनेगी वो अच्छाई के लिए बनेगी, वो आपके जीवन में सुधार लेके आएगी। ये इसका मतलब था। नेक्स्ट अगर बात करें तो पहले हम क्या कहते थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पर 1857 का जो ये कानून आया उसके बाद हम गवर्नर जनरल को कहने लगे वॉइसरॉय। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 1857 की क्रांति के दौरान आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था 1857 के दौरान, तो वो कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। और यही लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद में पहला वॉइसरॉय भी बना आपका भारत का। ठीक है, अब वॉइसरॉय का मतलब क्या होता है? वॉइसरॉय का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो महारानी का प्रतिनिधित्व करेगा इंडिया के अंदर। ये कानून पास होने से क्या हुआ कि जितनी भी अब तक काम किए जा रहे थे वो किए जा रहे थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। पर जैसे ही ये एक्ट पास हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर चली गई ब्रिटिश मोनार्क के पास में। यानी अब ब्रिटेन की जो महारानी है वो भारत के अंदर डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर देगी आफ्टर 1857। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इससे पहले अगर बात करूँ, यानी 1773 से लेके 1858 तक, यानी जब तक ये कानून पास नहीं हुआ, तो भारत में रूल किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1858 से लेके 1947 तक रूल किया ब्रिटिश मोनार्क यानी ब्रिटेन के महारानी ने या राजा ने भारत में।
रूल किया। तो यहाँ पे हमें दो चीजें दिखती हैं कि ये कंपनी रूल कर रही है, बाद में आपके ब्रिटिश मोनार्क, और यही ब्रिटिश मोनार्क रूल करना स्टार्ट करती है इस एक्ट के तहत। तो आपको समझ आया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो तो था कंपनी का बंदा, वॉइसरॉय है आपका ब्रिटिश मोनार्क का बंदा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन ये था। ठीक है, अब पहला वॉइसरॉय कौन था तो हम बता देंगे लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइसरॉय था। अगर क्वेश्चन पूछ ले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था जब आपकी 1857 की क्रांति हुई, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। तो इस चीज को ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब इस कानून में क्या किया गया, इस कानून में बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे सुधार लेके आने की कोशिश करी गई। अब देखो कंपनी थी भारत के अंदर, ठीक है, अब कंपनी का ही क्या था, कंपनी के अंदर दो चीजें थी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो कंपनी ही नहीं रहेगी तो ये जो ड्यूअल सिस्टम है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी काम कर रहा है इंडिया में और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी, इनका भी काम नहीं है। तो आफ्टर 1857 की जो रिवोल्ट हुई उसके बाद में आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसको भी इस तरीके से साफ कर दिया गया और भारत के अंदर जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका खत्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं बात ये स्टार्ट कब हुआ था तो ये स्टार्ट हुआ था 1784। ठीक है, एक मिनट इसको साफ कर देते हैं। कब? 1784 में ये स्टार्ट हुआ था। किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट किया गया था, पर खत्म कब किया गया? 1858 में इसको एंड कर दिया गया ड्यूअल सिस्टम को। अब ड्यूअल सिस्टम बेसिकली है क्या? ड्यूअल सिस्टम का मतलब है भाई, यहां पे अलग कलर ले लेते हैं। ड्यूअल सिस्टम में है यार बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस चीज से रिलेटेड था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस चीज से रिलेटेड था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, यही ड्यूअल सिस्टम था और इसको खत्म कर दिया गया 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो भारत के अंदर डायरेक्ट ब्रिटिश मोनार्क रूल करना स्टार्ट करती है, पर ब्रिटिश मोनार्क को भी थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना बंदा भेज के भारत के अंदर कंट्रोल करेगा। तो एक नया ऑफिस बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए और जिसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये बंदा होगा कहाँ का? ये एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। ठीक है, और ऐसा वैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जो प्रधानमंत्री की काउंसिल का सदस्य होगा। यानी ब्रिटेन का कोई भी मंत्री जो है उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जा सकता है भारत का। और भारत के जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, लॉर्ड स्टैनली भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम था कि जो ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट है उसको भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में जानकारी देना, जबकि वॉइसरॉय का काम था महारानी के प्रति जानकारी देना या महारानी के प्रति समर्पित रहना। यहाँ पे जो लॉर्ड स्टैनली है इसको असिस्ट करने के लिए इसकी काउंसिल थी, यानी इसके पास भी सदस्य थे भारत के अंदर। काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स इसको दिए गए जो इसको सलाह देते थे अलग अलग मुद्दों के ऊपर। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। पहले कौन थे? लॉर्ड स्टैनली और इसकी काउंसिल में 15 सदस्य थे। ये सारी बातें जो हैं हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद खत्म कर दिया गया, ड्यूअल सिस्टम खत्म कर दिया गया, कंपनी नहीं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी काम नहीं। ठीक है, कंपनी नहीं तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी नहीं, उसकी जगह वॉइसरॉय ने ले ली। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हु वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय? पहला वॉइसरॉय कौन था? तो पहले वॉइसरॉय की अगर बात करें तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो आपके पहले वॉइसरॉय थे भारत के। अगर मैं बात करूं जब कैपिटल ट्रांसफर करी गई थी 1911 में तो तब वॉइसरॉय थे आपके लॉर्ड हैडिंग। ये मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में थे और ये आपके पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल आपके हमें देखने को मिलेंगे रॉबर्ट क्लाइव। ये सारी चीजें अपने आप इरेज हो जाएंगी मेरे भाइयों, जादू है ये। ठीक है,
नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और किस नाम से जाना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जाना जाता है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। ठीक है, इसी एक्ट को कहा गया गुड गवर्नमेंट कि जो भी कानून ब्रिटेन की महारानी के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। ठीक है, तो अब भारत के अंदर डायरेक्ट महारानी रूल करना स्टार्ट करेगी, और ये कानून भारत की बेहतरी के लिए या भारत की अच्छाई के लिए पास किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही रहने वाला है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई देख लो स्क्रीन के ऊपर, व्हेन वॉज ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंडेड। अब ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कब खत्म करी गई? तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट खत्म तो करी गई भाई आपकी 1858 के तहत। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टार्ट की तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्टार्टेड इन आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपकी ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट करी गई थी। इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ड्यूअल सिस्टम कहलाता है आपका। नेक्स्ट पर्सन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ मेनी मेंबर्स वर इन सेक्रेटरी। कितने सदस्य थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की काउंसिल के अंदर? तो मैंने लास्ट में बताया था कि जो सदस्यों की संख्या थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास में वो 15 थी, जो उसको भारत के अंदर काम करने के बारे में सलाह देते थे अलग अलग चीज़ों के ऊपर। भाई मेरे हिसाब से तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और एक भाई है जिसका नाम है सचिन, ठीक है, मैं भाई बोलता हूँ मोस्टली, तो उसको ये डाउट था कि सर हिंदी में अगर आप कराएं तो बेटर है। मेरे भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्लासेस हैं ये हिंदी में हैं, और आपको एनडीए एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं करना, आपको एसएसबी भी क्रैक करनी है। तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत जो मेहनत है इंग्लिश के अंदर वो करनी पड़ेगी मेरे भाई। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके डाउट्स होंगे उनको रिजोल्व किया जाए, और उन डाउट्स को पूछने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम पे जाके आप इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं, क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करें, या व्हाट्सएप पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टा पे जाके आप विकास तंवर 04 नाम से मैसेज भेज के पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी मदद मेरे से हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा। तो एक भाई का ये मैसेज था कि सर हिंदी में अगर हो जाए तो बेटर है। तो मैं ये कहूँगा भाई कि थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी में कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करें। मैं चाहता हूं कि आप एग्ज़ाम के साथ साथ में एसएसबी भी क्रैक करें। तो एसएसबी क्रैक करने के लिए इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इतनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप आपको करनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी टाइम आप मुझसे पूछें मैसेज करके, या कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं या किसी भी बंदे को वीडियो अच्छी लगती है तो इनको लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है और सब्सक्राइब कर सकता है। चैनल को आपका अपना चैनल है और पूरे तरीके से आपके लिए ये डेडिकेटेड है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जॉब नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग और जीके की क्लासेस भी पैरेलली मिलती रहेंगी। अगर टाइम मिला, भगवान की दया रही, तो हम यहाँ पे करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन करंट अफेयर होने वाले हैं आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। जैसे ये क्लासेस आपको दिखेंगी अपने एग्ज़ाम के अंदर कि कितनी बेहतर तरीके से आपको ये चीज़ें कराई गई हैं, किस तरीके से आपके हर एक क्वेश्चन जो भी उस टॉपिक से बन सकता है वो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने आपके लिए ला के रखा गया है। मेहनत करी गई है, हर एक क्वेश्चंस को खुद बनाया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। तो आई होप काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। और मेरा मानना ये है, पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको कोई भी जीके का पेड कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो करते हैं तो किसी भी बंदे का, ठीक है, ये सिर्फ नॉट डिफेंस के लिए बल्कि हर एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए आपकी क्लासेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्लासेस को आगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था, तो मैं आपको बताऊं, ये हमारा 5th क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन भी है। तो पहले जो सेक्रेटरी थे वो थे लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। तो लॉर्ड स्टैनली जो है वो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। उसके अलावा 2 ऑप्शन जो मैंने दिए हैं, डहलौजी का, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन का, ये थे आपके क्या,
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और ये था वॉइसरॉय, ठीक है, ये था वॉइसरॉय और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड मॉर्ले क्या था, ये आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ड्यूरिंग 1909 जब आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 पास किया गया था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी शानदार जाएगी और सिलेक्शन भी आपका डेफिनेटली होगा 2024 में। मैं भगवान से दुआ करूंगा और दिल लगा के आपके लिए मेहनत करी जाएगी यहाँ पे। और क्या बता सकते हैं आपको भाई, हाँ कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे बिना झिझक, अपना बड़ा भाई समझ के या एज ए टीचर मुझे समझ के आपके लिए पूरे तरीके से समर्पित हैं डिफेंस जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।